अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के इस ऑनलाइन स्टडी सेशन वीक 5 में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है एयर। और आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं कि एयर जो है ये हर जगह पे प्रेजेंट है, पानी में, सॉइल में, हर जगह पे जो है एयर वो प्रेजेंट है और हम फील भी कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सारी गैसेस मिलके एयर को बनाती हैं। और एयर हमारे अर्थ को एक थिक कवरिंग के साथ जो है वो कवर कर देता है। एक थिक ब्लैंकेट की तरह एयर ने हमारे अर्थ को कवर किया हुआ होता है और उस ब्लैंकेट को हम क्या देते हैं, एटमॉस्फेयर। इसके अलावा एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा जो यूज़ होता है टू डिटेक्ट, हम लोगों ने अगर ये पता लगाना हो कि एयर की सिमत क्या है, हवा किस रुख चल रही है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं विंड वेन। सो एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है और जब ये एयर बेटा मूव कर रही होती है तो मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। सो इस इंस्ट्रूमेंट को गौर से देखें, आपको इस पे 4 डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और उसके ऊपर एक नीडल मूव करती हुई नज़र आ रही है। सो जिस जानिब हवा चलेगी ये नीडल भी उस तरफ मूव करेगी और आपको डायरेक्शन जो है वो एयर की या विंड की आसानी से पता लग जाती है। इसी तरह साइंटिस्ट भी इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और फिर वो वेदर के बारे में आपको न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग जिससे हम कहते हैं। इसके बाद बेटा साइंटिस्ट ने एटमॉस्फेयर को, जो एयर की लेयर्स हैं, उसको 4 लेयर्स में फर्दर डिवाइड किया है। नंबर 1 नीचे से स्टार्ट हो रही हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर है, देन देयर इज थर्मोस्फेयर और 5th लेयर भी इसमें मेंशन्ड है, एक्सोस्फेयर। सो सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर कौन सी लेयर है। सो बेटा ट्रोपोस्फेयर वो वाली लेयर है जिसमें हम रहते हैं, जो ग्राउंड के बहुत नज़दीक है। और ये वो वाली लेयर है जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड ये तकरीबन 10 से 18 किलोमीटर के दरमियान होता है। इसके बाद हमारे से ऊपर थोड़ी सी लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर बेटा वो वाली लेयर है जहाँ पे एयर की जो थोड़ी सी क्वांटिटी है या थोड़ी सा जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाता है। और ये वो लेयर है जहाँ पे हॉट एयर बैलून्स या वेदर बैलून्स आपकी ईजीली फ्लोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 3rd लेयर आती है जिसको हम कहते हैं मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर बेटा वो वाली लेयर है जहाँ पे आपकी स्पेसशिप या एलियंस की एग्जिस्टेंस की जो हम बात करते हैं वो पॉसिबल है। और इससे ऊपर, सबसे ऊपर हमारे पास आ जाती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमारी वो लेयर है जहाँ पे सैटेलाइट्स जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं। बेसिकली जो थर्मोस्फेयर है इट इज़ द लेयर, ये वो लेयर है जो स्पेस में प्रेजेंट है, जहाँ पे एयर जो है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ एयर, किस तरह से और कैसे एयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा आ जाता है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। तो आपको पता है और हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं कि काफ़ी सारे एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमंस, हम खुद भी, हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग कौन सी गैस एक्सपेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो एयर बेटा इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। इसके बगैर लाइफ जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसके बाद बर्निंग का प्रोसेस जो है बेटा, जब कोई भी चीज़ बर्न करनी है, कोई भी चीज़ जल रही होती है तो उसके लिए भी एयर का होना ज़रूरी है। एयर में कुछ हम लोग जैसे पीछे पढ़ के आ चुके हैं बेटा कि एयर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, काफ़ी सारी गैसेस मिलके एयर बना रही हैं। सो ये गैसेस बेटा ये हेल्प करती हैं बर्निंग के प्रोसेस में। ऐसी जगह जहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं होगी, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, वहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आप बाखूबी वाकिफ़ हैं बेटा कि हम लोग एयर जो है वो फिल करते हैं टायर्स में ऑफ आर व्हीकल्स। आइदर आपकी गाड़ी है, बस है, रिक्शा है, बाइक है, इवन बाईसाइकिल्स हैं बच्चों की। सो एयर इज़ फिल्ड इन देयर टायर्स। इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर का भी कॉन्सेप्ट यही है। एयर प्रेशर के ज़रिए वो फ्लोर की क्लीनिंग में हेल्प करता है। जो डस्ट है, जो डस्ट पार्टिकल्स आपके फ्लोर पे प्रेजेंट हैं, वो एयर के ज़रिए खींचे चले जाते हैं और वैक्यूम के एयर बैग के अंदर स्टोर हो जाते हैं और उस बैग को फिर आपको एम्प्टी करना पड़ता है। सो एयर इज़ रिक्वायर्ड, एयर प्रेशर जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम लोग जिस तरह पीछे चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ के आए थे, तो हमने देखा था कि फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है प्लांट्स को, और उसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स बनाते हैं। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए बेटा, वो चाहिए एयर के ज़रिए, और एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड होगी तभी प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बना सकते हैं या फ़ोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे पास है टॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बेसिकली है कि एयर जो है वो किन गैसेस का मिक्सचर है, कौन कौन सी गैसेस किस किस अमाउंट में, मिकदार में मिलके एयर को कंप्लीट कर रही हैं, एयर को बना रही हैं। तो इसमें सबसे मेजर गैस या सबसे बड़ी क्वांटिटी में जो गैस हमारे पास प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन गैस, और इसकी क्वांटिटी है 78%। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास गैस है उसको कहते वो है ऑक्सीजन गैस, और इसकी क्वांटिटी है तकरीबन 21%। और थर्ड नंबर पर बेटा हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच इज़ वेरी मच स्मॉल, 0.03 से 0.04% तक जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में, एयर में प्रेजेंट है। इसके बाद देयर आर अदर गैसेस। अदर गैसेस जो हैं बेसिकली इनको नाम दिया गया है रेयर गैसेस का। रेयर का मतलब होता है समथिंग जो हर टाइम मौजूद नहीं है, या वो चीज़ जो बहुत कम मिकदार में मौजूद है। सो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम मिकदार में जो गैसेस मौजूद हैं उनको हम कहते हैं रेयर गैसेस। और इसमें हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि रेयर गैसेस कौन कौन सी आगे प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि ये जो कंपोजिशन में हमने 3-4 गैसेस पढ़ी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इनके फिर हमारे डेली लाइफ में क्या अहमियत है, क्या यूजेस हैं। सो सबसे पहले है बेटा नाइट्रोजन, जो मैंने कहा था कि इट इज़ द लार्जेस्ट गैस बिकॉज इसकी क्वांटिटी कितनी थी, 78%। सो इसको हम कहते हैं कि ये मेजर पार्ट है, ये एयर को बनाने में सबसे ज़्यादा क्योंकि प्रेजेंट है। इसके अलावा इस गैस को हम देख नहीं सकते क्योंकि बेटा इसका कोई कलर नहीं है, इसको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, इसका कोई टेस्ट भी नहीं है, और इसको हम स्मेल भी नहीं कर सकते, इसकी कोई स्मेल भी नहीं है। और इसके अलावा अगर हम इस गैस को मिक्स करना चाहिए लिक्विड के साथ, वाटर के साथ, तो ये इजीली डिज़ोल्व भी नहीं होती। और जो नाइट्रोजन है बेटा वो बहुत इनएक्टिव गैस है। इनएक्टिव गैस का मतलब होता है कि ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना बर्निंग में हेल्प करती है, ना खुद बर्न होती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे यूजेस। अब नाइट्रोजन गैस के हमारे लाइफ पे, हमारे इन्वायरमेंट में, अर्थ में क्या क्या इम्पोर्टेंसेस हैं, क्या क्या यूजेस हैं। ओके, नंबर 1 इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अच्छा बेटा, आपने देखा होगा हम लोग जब जो फूड लेके आते हैं बाहर बाज़ारों से, तो हम उसको आके फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। स्पेशली गर्मियों में हमें ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी हम लोग फूड को सेव करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा अरसे तक सही रहे, डिफरेंट जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सो बेटा जो फ्रिज है उसमें नाइट्रोजन गैस होती है जो बर्फ़ बनाने में भी हेल्प करती है और ठंडक पहुँचाने में भी हेल्प करती है। सो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब फूड को डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो फ्रेश रहे काफ़ी अर्सा तक। इसके बाद लाइट बल्ब्स जो हैं बेटा, उनमें भी नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है। आपके घरों में जितने भी बल्ब्स लगे हुए होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। सो ये क्या काम करती है, बेसिकली बेटा जब हम बल्ब ऑन करते हैं, जब हम ट्यूबलाइट्स ऑन करते हैं तो वो हीट हो जाती है, और जब वो हीट हो गई हैं तो उनके फटने का डर होता है, उनके बर्न होने का डर होता है। सो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं, जो फिजिशियंस जो हैं, वो क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन गैस भर देते हैं इनमें, ताकि ये जो बर्निंग है या जो टेम्परेचर जो हीट अप हो रहे हैं वो ना हो। इसके बाद जो एक्सप्लोजिव्स हैं बेटा, एक्सप्लोजिव्स वो सब चीज़ें जो इजीली एक्सप्लोड हो जाएं, फट जाएं, जिनका ख़तरा होता है, पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, बॉम्ब है, ये सब एक्सप्लोजिव्स में आ जाता है। सो एक्सप्लोजिव्स को फटने से बचाने के लिए भी जो स्टोरेज टैंक्स यूज़ होते हैं जिसमें एक्सप्लोजिव्स को रखा जाता है काफ़ी अर्से तक, ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ईज़िली ट्रांसफ़र किया जाए, तो उन टैंक्स में भी नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। एक नाइट्रोजन गैस जो है फिर ट्रांसमिशन के दौरान हेल्प करती है कि ये जो चीज़ें हैं, जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो फट ना जाएँ, वो रिएक्ट ना करें।
इसके बाद ब्लड बैंक से आप होगी वाकिफ़ होंगे कि हॉस्पिटल में एक सेंटर है, एक रूम है जहाँ पे ब्लड को स्टोर किया जाता है। जो भी इंसान अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है उसका ब्लड लेके पैकेट में डाल के और उसको ब्लड बैंक में रख दिया जाता है। सो बेटा ब्लड बैंक है क्या चीज़? वो एक स्टोर है, एक रूम होता है जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ठंडी होती है वो जगह, ताकि वहाँ पे ब्लड को काफ़ी अरसे के लिए प्रिजर्व कर दिया जाए ताकि वो ख़राब ना हो और जब पेशेंट को ज़रूरत हो तो उसको आसानी से लगाया जाए। सो उस रूम को, उस स्टोर को ठंडा करने के लिए जो गैस यूज़ होती है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस आपने सुना होगा। बेटा रस्टिंग का मतलब होता है कि आयरन जो है जब वो डैमेज होना शुरू हो जाए, ज़ंग लगना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग। और आपको पता है जब किसी चीज़ को ज़ंग लग जाता है तो उसकी वो क्वालिटी नहीं रहती, हम लोग कहते हैं कि ये ख़राब हो गया। सो आयरन ख़राब कब होता है? जब उसके साथ जब उसके साथ एयर जो है वो रिएक्ट करती है। सो नाइट्रोजन गैस बेटा क्या करती है? वो रस्टिंग से बचाती है आयरन को। आयरन का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा इन्वायरमेंट में तो नाइट्रोजन गैस उसको कवर कर लेगी और रस्टिंग के प्रोसेस से बचा लेगी। ओके, अभी एक हमारा रह गया है। लास्ट में देखें बेटा हमारे पास जो है वो मेडिसिन हैं। सो देयर आर मैनी मेडिसिन, काफ़ी टेबलेट्स हैं, सिरप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और फिर दे आर मेड यूजिंग द नाइट्रोजन गैस। और लास्टली हमारे पास फर्टिलाइज़र्स भी हैं। फर्टिलाइज़र्स बेटा ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोग प्लांट्स को देते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी प्रोडक्शन के लिए। बेसिकली उर्दू में अगर हम कहें तो फिर जो खाद हम देते हैं बेसिकली वो जो है इट इज़ मेड ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हम लोग जैसे पीछे भी पढ़ के आए हैं बेटा, इट इज़ द सेकेंड मेजर गैस। मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हमने पढ़ी थी? इट इज़ 21%। सो ये दूसरे नंबर पे है। इसका भी कोई रंग नहीं है, कोई स्मेल नहीं होती, ये भी स्लाइटली सॉलेबल है, पानी में अच्छे से मिक्स नहीं होती, अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होती, थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाती है। और ये एक्टिव गैस है। एक्टिव किस तरह से है कि ख़ुद तो ये बर्न नहीं होती लेकिन ये बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट ज़रूर कर देती है। और इसके अलावा ये रस्टिंग भी करती है। जैसे मैंने आपको बताया अगर आयरन की कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रख देंगे इन्वायरमेंट में तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसको ज़ंग लगना शुरू हो जाता है क्योंकि एयर जो है वो उसके साथ रिएक्ट करती है। सो एयर में से स्पेसिफिकली ऑक्सीजन जब बेटा आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर इट विल रिजल्ट इन द डैमेजिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूजेस। सो सबसे पहले बेटा हमारे पास दोबारा आ जाता है रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। तो आप भी वाकिफ़ में प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। हम ह्यूमंस भी बेटा जब सांस ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं तो हमें भी ऑक्सीजन चाहिए। सो ऑक्सीजन के बगैर लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वाटर में आपने देखा है देयर आर नंबर ऑफ़ प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं, फिशेस हैं जो वाटर में भी रहती हैं। सो जो ऑक्सीजन गैस है, जैसे हम पीछे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ के आए हैं, वो थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में। सो वाटर में जितने भी बेटा एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब जो है फिर वो ब्रीथ कर सकते हैं। इसके अलावा बर्निंग, जैसे हम लोग शुरू में यूज़ ऑफ एयर पढ़ के आए थे तो हमने कहा था बर्निंग जो है वो एयर के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सो बेटा उसमें पर्टिकुलरली अगर गैस नहीं है, ऑक्सीजन गैस नहीं है तो बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। सो ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बर्निंग। चौथा हमारे पास आ जाता है रॉकेट्स। तो आपको पता है रॉकेट्स को हम स्पेस में भेजते हैं और फिर हम लोगों को डिफरेंट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, डिफरेंट इमेजेस मिलती हैं स्पेस से रिलेटेड। सो रॉकेट को इन्वायरमेंट में, स्पेस में भेजने के लिए हमें किसी किस्म का फ्यूल चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, कोई गैस चाहिए। सो उसके लिए हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? हम ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है वो बर्न होती है और फिर जो रॉकेट है वो आसानी से मूव करता है। आखिर में हमारे पास है जी, अच्छा बेटा आपने पेशेंट्स को अक्सर देखा होगा उन्होंने मास्क लगाया हुआ होता है वो जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। सो बेसिकली ऐसे पेशेंट जिनको लंग का प्रॉब्लम है या जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है और फिर उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, मुश्किल हो रही होती है, तो उनको ऑक्सीजन मास्क लगाए जाते हैं। इसके अलावा सी डाइवर्स का अगर आपको पता है, सी डाइवर्स ऐसे लोग जो सी के अंदर तक डाइव करते हैं, अंदर तक स्विम करके जाते हैं, उनको भी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। और ये जो ऑक्सीजन है ये उनको फिर
साथ लेके जानी होती है इन सिलेंडर्स। आपने देखा होगा सी डाइवर्स या स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, इन्होंने अपनी कमर पे सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांधे हुए होते हैं और उसके साथ फिर मास्क जो है वो अपने मुंह पे लगाया हुआ होता है। सो बेसिकली सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन का है और वो सांस लेने में उनको बहुत हेल्प करता है। ओके, इसके बाद हमारे पास तीसरी गैस है बेटा, विच इज़ CO2। CO2 जो है ये केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर 1 आ जाता है, इट इज़ प्रेजेंट लेस देन 1%। तो अगर आपको याद हो कॉम्पोजिशन में हम पढ़ के आए हैं कि 0.03 से 0.04% जो है वो गैस कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सो मीन्स ये 1% से भी कम मिकदार में प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम इसके कलर और ओडोर की बात करें तो ये कलरलेस है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं है। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो यस, इसका टेस्ट होता है एंड इट इज़ सोर टेस्ट। इसके बाद सॉलेबिलिटी की बेटा बात करें तो ये भी स्लाइटली सॉलेबल है। जैसे हमने ऑक्सीजन का पढ़ा के ऑक्सीजन जो है वो कम मिकदार में डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाती है। और आखिर में इट इज़ इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये खुद तो बर्न नहीं होती, लेकिन हाँ ये बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट ज़रूर करती है। ओके बेटा, आगे हमारे पास है यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो नंबर 1 इज़ फोटोसिंथेसिस। बहुत पुरानी एग्जांपल, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी एग्जांपल कि जब फूड बना रहा होते हैं प्लांट्स, अपनी फूड मेकिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो फिर उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एनवायरनमेंट से। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा बेटा, अक्सर जगहों पे हॉस्पिटल्स में, किसी कंपनी में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा रेड कलर के सिलेंडर्स लटके हुए होते हैं उनकी दीवारों के साथ, और फायर एक्सटिंग्विशर का नाम भी लिखा हुआ होता है उन पर। सो बेसिकली ये वो सिलेंडर्स हैं बेटा कि अगर कहीं पे एक्सीडेंटली आग लग जाए तो आप उसको कैसे बुझाएंगे। आप फायर एक्सटिंग्विशर को प्रेस करते हैं, इसमें से एक गैस निकलती है वाइट कलर की और वो आग को ख़त्म कर देती है। सो बेसिकली इसमें जो गैस भरी गई है वो कौन सी वाली गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखी होगी बहुत सारी, जिनको हम सोडा वाटर बॉटल्स भी कहते हैं। सो ये जो सारी सोडा वाटर बॉटल्स हैं, इनमें बेटा प्रेशराइज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप कैन को खोलते हैं, जब आप बॉटल्स को खोलते हैं तो एकदम से सिजलिंग साउंड आता है, प्रेशराइज्ड साउंड आता है जो कि गैस का होता है। और समटाइम्स आप एकदम अचानक से जब बॉटल का कैप खोलते हैं तो जो बॉटल लिक्विड है वो बाहर निकल के आ रहा होता है। सो वो किस वजह से होता है, वो प्रेशर की वजह से होता है। और वो कौन सी गैस का प्रेशर होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है। ओके, इसके बाद बेटा आपने देखा हो अगर कभी जब केक को बनाया जाता है, बेक किया जाता है, तो वो राइज़ होता है बेकिंग के दौरान, ऊंचा हो रहा होता है। और केक के अगर आप टेक्सचर की बात करें तो वो बहुत फ्लफ़ी है, मतलब सॉफ्ट सा होता है केक आपका, और उसमें आपको छोटे छोटे से होल्स भी नज़र आते हैं। सो इसका रीज़न क्या है बेटा कि जब कोई चीज़ कुक हो रही होती है, बेक हो रही होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत हल्की है, लाइट है वेट में, तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है। जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वो जो चीज़ बेक हो रही है उसको भी ऊपर की तरफ राइज़ करेगी, एंड इट विल मेक द केक एंड द कप केक्स फ्लफ़ी एज वेल। सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्लफ़ी हो जाते हैं और स्पंज लाइक हो जाते हैं, स्मॉल होल्स हो जाते हैं उनके अंदर। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, आखिर में हमारे पास है ड्राई आइस। बेटा बेसिकली होता क्या है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को जब फ्रीज़ करते हैं, उसको लिक्विड में पहले कन्वर्ट करते हैं आप प्रेशर अप्लाई करके, फिर जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो आप उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। उस फ्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ड्राई आइस। और यही ड्राई आइस जो है ये फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। जैसे हम नाइट्रोजन में पढ़ के आए थे कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, इसी तरह बेटा हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, जो हमारे फूड को प्रिजर्व करने, मतलब बचाती है, उसको सेव करने के लिए रिक्वायर्ड। ओके, लास्ट हमारे पास हैं बेटा रेयर गैसेस, वो वाली गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। और इनमें हमारे पास 3 गैसेस आ जाती हैं, आर्गन है, नियॉन है और हीलियम है। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेटा अगर हम बात करें तो ये बहुत इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट का मतलब होता है कि ये किसी और चीज़ के साथ, इन्वायरमेंट में किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती। और ये भी इनएक्टिव गैसेस हैं कि ये जो हैं ये बर्निंग भी कॉज नहीं करती।
अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके यूजेस आर्गन, नियॉन और हीलियम के। सबसे पहले हमारे पास है बेटा आर्गन। आर्गन जो है ये वो गैस है बेटा जो फ्लोरोसेंट लैम्प और इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है। फ्लोरोसेंट लैम्प, अच्छा डायग्राम में भी आपको क्लियर है। फ्लोरोसेंट लैम्प वो वाले लैम्प होते हैं जिनकी लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होती, धीमी लाइट होती है, तो उसमें हम लोग कौन सी गैस फिल करते हैं? आर्गन को। इसके बाद हमारे पास है बेटा नियॉन। सो नियॉन जो है ये यूज़ होती है एडवर्टाइजमेंट लाइट में। एडवर्टाइजमेंट लाइट्स कौन सी होती हैं? जो जैसे आपने बिलबोर्ड पे देखा होगा अक्सर बैनर्स जो लगे हुए होते हैं, जो जिनमें वीडियोस चल रही होती हैं, या जिस तरह ये इमेज आपको नज़र आ रही है, इस तरह की डिफरेंट लाइट्स होती हैं। सो इन लाइट्स के लिए जो गैस यूज़ होती है वो नियॉन गैस होती है। और आखिर में हमारे पास है हीलियम। हीलियम बेटा बहुत लाइट गैस है, मतलब इसका कोई वेट नहीं होता, ये ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। सो जो आपके हॉट एयर बैलून्स हैं, वेदर बैलून्स हैं, उनमें ये भरी जाती है ताकि वो ऊपर आसानी से फ्लोट करते रहें एयर में। अच्छा, आखिर में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बेटा आर्टिफिशियल रेन का। आर्टिफिशियल रेन मतलब मसनूई रेन, नेचुरल नहीं है, ये आप खुद रेन बना रहे हैं। तो इसको कैसे किया जा सकता है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है इसमें। आप कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज फॉर्म जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। फिर उस ड्राई आइस को बेटा क्रश किया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पाउडर को बादलों तक लेके जाया जाता है एरोप्लेन के ज़रिए। फिर उन बादलों पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रिंकल कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है, और फिर वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होके बारिश की तरह बरसते हैं। सो इस तरह से जो आर्टिफिशियल रेन है, मसनूई बारिश जो है वो क्रिएट की जाती है एनवायरनमेंट में। और ये कहाँ कहाँ क्रिएट की जाती है? उन इलाकों में बेटा जहाँ पे पानी की कमी है। डेजर्ट्स हो गए, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है। इसके अलावा और बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं हमारे अर्थ पे जहाँ पे बारिश जो है वो नहीं होती और पानी की कमी हो जाती है। तो उधर साइंटिस्ट जो हैं वो आर्टिफिशियल बारिश, आर्टिफिशियल रेन के ज़रिए पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। चलें जी, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने बेटा पोस्ट किए हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है तो आप इनको ज़रूर आंसर कीजिएगा। और आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। आई होप आप सब सेफ रहें घरों में। अल्लाह हाफ़िज़।